मान लीजिए आपको बार बार जो है इस तरीके से स्टेटमेंट लिखना पड़े, अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग इंट, बार बार ऐसा कुछ लिखना पड़े, उसके बाद वेरिएबल। तो एक बार लिखा ठीक होता है, लेकिन आप यदि ऐसा आपको यदि 100 बार लिखना पड़ेगा किसी प्रोग्राम कोड में, तो आप देखेंगे कि आपके हाथ भी थक जाएंगे और कोड जो है वो आपके देखने में रीडेबिलिटी जो है वो बहुत ही बेकार हो जाएगी। तो सी प्रोग्रामिंग में इस बोरिंग और लंबे काम से बचने के लिए हमारे पास एक सुपर पावर है जिसे हम कहते हैं टाइप डेफ, टाइप डेफिनेशन। यानी कि टाइप डेफ एक रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है सी का, और इसमें हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि टाइप डेफ का हम बिल्कुल कब यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, इसके रियल वर्ल्ड केसेस क्या होंगे, टाइप डेफ को स्ट्रक्चर के साथ, पॉइंटर के साथ और एरे के साथ कैसे यूज करेंगे, तो ये सारी चीजों पे बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले ये समझते हैं कि भाई ये टाइप डेफ का बेसिकली मतलब क्या है। टाइप डेफ का मतलब है टाइप डेफिनेशन। ठीक है, टाइप डेफ की फुल फॉर्म टाइप डेफिनेशन है। ये बेसिकली काम क्या है इसका, निकनेम जनरेट करता है। ठीक है, इसका काम बहुत ही सिंपल है। ये क्या है कि किसी भी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को एक नया नाम दे देता है, या कस्टमाइज करके आप उसे कह सकते हैं कि एक नया नाम से आप दे सकते हो, जान सकते हो। ठीक है, सोचिए अगर आपके घर में कोई किसी का नाम है तेज प्रताप तेवतिया, ठीक है, तो आपको बार बार यदि ये नाम बोलना है तेज प्रताप तेवतिया तो बहुत अजीब हो जाएगा। इसके बदले आप इसको प्यार से बोल देते हो टीटू, तो ये सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कि भाई यदि कोई हमारे पास डेटा टाइप बहुत बड़ा है, ठीक है, जैसे ये अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग इंट, तो बहुत बड़ा डेटा टाइप है, फिर वेरिएबल भी लिखेंगे, तो उसकी जगह हम इसको एक छोटा सा नाम दे देते हैं जिससे हम कभी भी कहीं भी कुछ लिखे तो उस छोटे नाम से उसको पुकार सके, उस छोटे नाम का उसका यूज कर सके। ठीक है, वही चीज यहाँ पे है, यानी कि डेटा टाइप को एक बेसिकली छोटा और सिंपल नाम देने का जो काम है वो टाइप डेफ का है। ठीक है, तो आप इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है, वो सिंटेक्स समझिए। आप पहले लिखेंगे टाइप डेफ, ठीक है, फिर लिखेंगे जो आपका एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है, एक बार आपको करना पड़ेगा, यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है फिर उसे आप जो नया नाम देना चाहते हैं फिर आप वो लिखेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के सहारे समझिए, मैंने लिखा टाइप डेफ, ठीक है, और एक मैंने डेटा टाइप डिक्लेयर करा अनसाइंड इंट। ये जो अनसाइंड इंट है, साइंड इंट है, कि डेटा टाइप कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं पहले वीडियो में पढ़ चुका हूँ, लूप पर आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं देखी है पहले वीडियो तो देख लेना। तो आपने लिखा टाइप डेफ अनसाइंड इंट, अनसाइंड इंट जो डेटा टाइप का नाम था उसे आपने अब नया नाम दे दिया यू नेट के नाम से। तो जब भी आप अनसाइंड इंट के वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो आपको पूरा अनसाइंड इंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा उसको किसके पुकार सकते हो, यूनिट्स के। ठीक है, पूरे प्रोग्राम में आपको कहीं भी अब दोबारा से अनसाइन लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल उसको यू इंट के नाम से उसके वेरिएबल आप बना सकते हो। ठीक है, तो हमने आगे बनाया जैसे यू इंट, ये अपने आप समझ जाएगा कि इसका मतलब है अनसाइन इंट। एज उसका वेरिएबल बनाया 30, यू इंट रोल नंबर उसका वेरिएबल बनाया 32। यानी कि कहने का मतलब यही है कि इंस्टेड ऑफ टाइपिंग अनसाइन इंट एवरी टाइम यू विल डायरेक्टली यूज यूनिट बिकॉज यू हैव यूज्ड द कीवर्ड टाइप डेफ, दैट इज द निकनेम जनरेटर फॉर एवरी डेटा टाइप। ठीक है, वो आपने यहाँ पे करा। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे हमने एक फिर से डिफाइन करा, ठीक है, एक डेटा टाइप, तो उसके लिए मैंने पहले लिखा टाइप डेफ क्योंकि मैं उसका निकनेम दूंगा अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग। तो आप देखो ये बहुत बड़ा है, ठीक है, बार बार अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग मान लीजिए 100 बार लिखना पड़ेगा किसी कोड में तो बहुत दिक्कत होगी, तो उसको मैंने एक सिंपल नाम दे दिया यू एल एल। ठीक है, यानी कि जहां भी यू एल एल आएगा उसका सिंपल मतलब क्या है, अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, तो जब हम प्रोग्राम लिखे मैंने यू एल एल लिखा और सीधा उसका वेरिएबल बनाया बिग और उसमें वो नंबर स्टोर करा दिया। ठीक है, तो जहां भी आप अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग होगा उसकी जगह आप सीधे क्या लिख सकते हो, यू एल एल। इससे क्या होता है, आप देखो काम कितना आसान हो गया, बार बार अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग लिखना जिससे बहुत दिक्कतें हो रही थी, उससे क्या हुआ, हमारा रीडेबिलिटी भी बढ़ी। कहीं भी बार बार यदि अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग लिखोगे तो ऐसा लगेगा कोड बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स सा लगेगा। तो इसका बेनिफिट यही है कि रीडेबिलिटी आपकी बढ़ती है, कोड आसान दिखता है। ठीक है, कोड को देख के आप तुरंत समझ जाते हैं और आसानी से उसके वेरिएबल बना लेते हैं। पोर्टेबिलिटी, अगर कल को हमें इस इंट की जगह पूरे प्रोजेक्ट में लॉन्ग करना पड़े, कहीं मतलब मान लो आपने इंट बनाया उसकी जगह आपको लॉन्ग करना पड़े, तो आपको सिर्फ एक जगह टाइप डेफ बदलने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ जैसे आपको यदि यहाँ पे चेंज करना है तो सिर्फ एक जगह आप टाइप डेफ बदलेंगे और सब कुछ अपने आप चेंज हो जाएगा, आपको पूरे कोड में अपडेट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है,
कन्वीनियंस रहता है। कन्वीनियंस क्या रहता है? कन्वीनियंस ये रहता है कि भाई लंबे लंबे स्ट्रक्चर को छोटा बना देते हैं। अभी आगे देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कैसे आप उसको छोटा बनाएंगे, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टाइप डेफ विद स्ट्रक्चर। टाइप डेफ विद स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर के साथ टाइप डेफ को कैसे यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाला केस है। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर आप जब बात करेंगे तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि भाई जो स्ट्रक्चर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ये भी ना पता हो कि स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या, तो मैं यहाँ पे पहले आपको समझाऊंगा कि स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अभी देखो एक नॉर्मल मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, जहाँ पे हम बिना टाइप डेफ के काम करेंगे स्ट्रक्चर पे। एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है जहाँ पे हम टाइप डेफ के साथ स्ट्रक्चर पे काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रियल वर्ल्ड एनालॉजी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि नॉर्मल स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है और कैसे आप इसको समझेंगे। ठीक है, अब आप देखो, आपको यदि स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप स्ट्रक्चर को इस तरीके से समझिए। अगर हमें सी में कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी होती है तो हम क्या लिखते हैं, इंट एक्स। कोई यदि मुझे डेसिमल वैल्यू स्टोर करानी होती है तो मैं क्या लिखता हूँ, फ्लोट एक्स। ठीक है, लेकिन अगर मुझे एक बच्चे का पूरा जो है डेटा स्टोर कराना है, ठीक है, और पूरा का पूरा एक डेटा स्टोर कराना है, तो उस डेटा स्टोर कराने के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, और उस स्ट्रक्चर के अंदर ही मैं सारी चीजें एक साथ ले सकता हूँ। ठीक है, उसका नाम भी, उसका रोल नंबर भी, या जो भी चीज है उसका एक साथ एक पैकेट में मैं उसको बंद कर दूंगा। ठीक है, मुझे अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आप ये कह सकते हो किसी लैंग्वेज में आपने अलग अलग टाइप के डेटा को एक सिंगल यूनिट में आप पैक करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये समझने की स्ट्रक्चर की आप अलग अलग ना जाके एक साथ एक कस्टम डेटा बॉक्स बेसिकली क्या कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझो, पहले देखते हैं कि भाई बिना टाइप डेफ के नॉर्मल स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने लिखा प्रोग्राम std.h, पहले अपनी हेडर फाइल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले आप ये कीवर्ड लिखते हैं स्ट्रक्ट, फिर लिखते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम का आपने स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर क्या है, इंट आईडी, कैरेक्टर नेम। ठीक है, फिर मेन में जब आप जाएंगे तो आपको हर बार क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखना पड़ेगा। फिर आप उसके वेरिएबल बनाएंगे, मान लीजिए S1 स्टूडेंट 1 का वेरिएबल बनाया और उसमें आपने डेटा एंटर करा, S2 फिर उसमें डेटा एंटर करा। अब मान लो किसी क्लास में 100 बच्चे हैं तो आपको 100 बार ही क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S3, बार बार ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, 100 बार लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट हर बार। ठीक है, तो आप देखो कि ये कितना अजीब सा हो गया ना। ठीक है, ये वो बात बहुत ज्यादा मेहनत हो जाएगी, यहाँ पे कोई स्मार्ट वर्ड नहीं होगा, तो इसलिए हम यूज करते हैं टाइप डेफ, ताकि ये बार बार स्ट्रक्ट स्टूडेंट हमें ना लिखना पड़े। ठीक है, तो ये बहुत मतलब सिंपल और इजी चीज है। टाइप डेफ में हम क्या करते हैं, कंपाइलर से कहेंगे कि भाई देख ये जो स्ट्रक्ट स्टूडेंट है, ठीक है, इसको आज से एक छोटा नाम दूंगा मैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे, आप इसके स्ट्रक्चर स्टूडेंट से पहले तो लिख देंगे टाइप डेफ। ठीक है, और जब ये उसमें इंट आईडी है, कैरेक्टर नेम है, और यहाँ पे आप क्या दे देंगे, उससे एक छोटा नाम दे देंगे। अब आप जहां भी इसको जानेंगे एसटीडी के नाम से जानेंगे, आपको यानी कि पूरा स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल क्या जानेंगे, एसटीडी के नाम से अब आप इसको जानेंगे। ठीक है, देखो जब आप मेन शुरू करेंगे एसटीडी S1 तो आपको यहाँ पे अब स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आपने यहाँ लिखा था। ठीक है, अब वो खत्म हो गया, आप सीधा एसटीडी लिखेंगे, एसटीडी S1 एसटीडी S2, इस तरीके से आप सीधे चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ये फायदा होगा। ठीक है, फर्क आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। पहले हमने लिखा था स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 और अब हमने लिखा एसटीडी S1। ठीक है, तो टाइप डेफ ने क्या करा, उस बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को एक सिंगल और सिंपल और रीडेबिलिटी इजीली हमारी कर दी। ठीक है, आपका कोड बहुत आसानी से रीडेबल भी हो गया, छोटा भी हो गया, और देखने में थोड़ा सा प्रोफेशनल भी चीजें लगती हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ में आया होगा। तो टाइप डेफ का यूज बेसिकली जब हम कभी भी स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो अधिकतर अक्सर हम ये सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं टाइप डेफ यदि हम किसी पॉइंटर के साथ यूज कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि पॉइंटर स्ट्रक्चर इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी एक छोटा सा आइडिया आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, आपने लिखा टाइप डेफ विद पॉइंटर।
ठीक है। तो टाइप डेफ इंट स्टार इंट आई कैपिटल INT PTR, ठीक है। पॉइंटर में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पॉइंटर बेसिकली क्या करता है, किसी दूसरे डेटा का वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस होल्ड करता है, ठीक है। तो जब आपने बनाया कि भाई आपने इन पॉइंटर बनाया, अब आप कहीं भी इन PTR1 PTR2 लिखेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपके पॉइंटर हो जाएंगे। यानी कि PTR1 भी आपका पॉइंटर होगा, PTR2 भी आपका पॉइंटर होगा। लेकिन यदि आप इसको ऐसे लिखते सिंपल इंट स्टार P1 P2, तो ये दोनों पॉइंटर नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखो P1 तो पॉइंटर हो जाता है लेकिन P2 आपका पॉइंटर नहीं होता, ठीक है। तो इसी बात को आपने आसान बना दिया था विद द हेल्प ऑफ टाइप डेफ। आपने टाइप डेफ इंट स्टार इंट PTR लिखा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये अंतर है, दोनों चीजें आपको समझ में आ जाऊंगी, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे जब हम एरे के साथ में बात करते हैं तो ये कोड देखिए बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपने क्या करा, टाइप डेफ इंट एर 5, ठीक है। एरे क्या होता है, एरे बेसिकली स्टोर करता है आपको जो भी डेटा आपको स्टोर करना है, तो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी में आपको स्टोर करता है, ठीक है। आपने लिखा इंट एर 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप 5 मेमोरी लोकेशन बना रहे हैं, ठीक है। फिर लिखा इंट एर का वेरिएबल बनाया एर, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे इंट एर एक ऐसा डेटा टाइप बन गया जो 5 इंटीजर का एरे प्रेजेंट करता है। एरे अब 5 एलिमेंट को स्टोर करेगा, यानी कि आप एर नाम से समझ जाएंगे कि ये 5 एलिमेंट को स्टोर करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा कि कैसे आपने बात करी टाइप डेफ का यूज क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर के साथ इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो है यूज होता है। स्ट्रक्चर में आपको बार बार स्ट्रक्ट स्टूडेंट या स्ट्रक्ट जो भी आप बना रहे हो स्ट्रक्चर, उसकी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ध्यान में रखिएगा। तो बेसिकली आपने समझा कि टाइप डेफ का यूज हम बेसिकली करते हैं सर कभी भी यदि हमें किसी भी डेटा टाइप का निकनेम जनरेट करना है तो, ठीक है। आई होप लाइक द वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।